महाराष्ट्रातील 963 शेतकऱ्यांच्या 4849 एकर जमिनी शासन जमा झाल्या होत्या। शेतकऱ्यांनी शेतसारा न भरल्यामुळं, तगाई न भरल्यामुळं तहसीलदार यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये या जमिनी शासन जमा केल्या होत्या। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी, आमच्या सरकारने मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊन संपूर्ण 963 शेतकऱ्याच्या शेतजमिनी ज्या महाराष्ट्र शासनाच्या नावाने होत्या, आता ही जमीन शेतकऱ्यांच्या मालकीची होणार। महाराष्ट्र शासन नाव कमी होणार। केवळ रेडी रेकनरच्या 25% रक्कम ही शेतकऱ्यांना भरावी लागणार। या अटीवर आम्ही आज हा निर्णय घेतलेला आहे। माननीय मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला। खरं तर महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून शेतकऱ्याच्या पाठीशी आमचं सरकार उभा आहे आणि अनेक दिवसापासून हा निर्णय प्रलंबित होता। हा निर्णय कॅबिनेट मंत्रिमंडळात झाला आहे। सोबतच उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील 600 अधिकारी जे 2007 ते 12 या कालावधीमध्ये त्यांची अंतिम ज्येष्ठता सूची ही प्रलंबित होती, ती प्रकाशित होत नव्हती। पण आज मी त्याला मान्यता दिली आहे, शासनाने मान्यता दिली आहे। त्यामुळं 600 उपविभागीय अधिकारी यांच्या ज्येष्ठते आधीचा निर्णय अंतिम झाला आहे। सोबतच ॲडिशनल कलेक्टर जे आमचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आहे, या संवर्गातील 200 अधिकारी जे आहेत ते 1/1/2025ला ज्याची स्थिती तात्पुरती जी ज्येष्ठता सूची आहे ती आज माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी त्याला मान्यता दिली आहे, प्रकाशित करण्याकरता मान्यता दिली आहे। त्यामुळे सिलेक्शन ग्रेड ॲडिशनल कलेक्टरच्या अनेक दिवसापासूनचा हा जो प्रश्न होता, सिलेक्शन ग्रेडमधल्या ॲडिशनल कलेक्टरना त्या ठिकाणी मान्यता देणे, हे सुद्धा आज मान्यता माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी दिली आहे। आज 3 महत्त्वाचे निर्णय महसूल खात्यामध्ये झालेले आहेत। आज महाराष्ट्र सरकारने 963 किसानों की 4849 एकड़ जमीन जो शासन ने अपने नाम से की थी, तहसीलदार को एक अधिकार था कि अगर किसान उनके ऊपर जो शेतसारा होता है, तगाई होती है, वो अगर 10 साल नहीं भरते हैं तो गवर्नमेंट के नाम पे ज़मीन चली जाती है और फिर वो सरकार जमा हो जाती है। ये सारी ज़मीनें सरकार जमा हुई थी 4849 एकड़। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल के बैठक में ये मान्यता दी है कि ये सारी ज़मीन 963 किसानों को वापस की जाएगी और अभी किसानों को 4849 एकड़ ज़मीन वापस मिलेगी। केवल किसानों को रेडी रेकनर से 25% पैसा ये शासन जमा करना होगा। ये बहुत बड़ा निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया है। और साथ साथ आज जो हमारे एसडीओज है, एसडीओ के जो 600 ऑफिसर्स है, एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, इनका जो सीनियरिटी लिस्ट है इसको भी हमने अंतिम आज कर दी है। साथ साथ में सिलेक्शन ग्रेड के एडिशनल कलेक्टर है, उनके भी उनका जो एडिशनल कलेक्टर सिलेक्शन ग्रेड के जो होते हैं उनकी भी सूची को आज हमने मान्यता दे दी है। निश्चित रूप से आज रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 3 महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। सर, गडकरी साहेबांनी एक विधान केलेलं आहे, नागपूरचे पालकमंत्री तुम्ही व्हाल असं ते म्हणाले। नाही, त्यांना बोलताना असे बोलले की मागच्या वेळी चंद्रशेखर बावनकुळे पालकमंत्री होते आणि म्हणून माझ्या बोलण्यात पालकमंत्री येतं, त्यांनी तसं मांडलेलं आहे। विजय वडेट्टीवार असं म्हणतात की अक्काला वाचवण्यासाठी कुठेतरी मोठ्या अक्काला वाचवण्यासाठी छोट्या अक्काचं एन्काउंटर केलं, थोडक्यात वाल्मिकीकरांचं एन्काउंटर केलं जाऊ शकतो असं वडेट्टीवारांनी विधान केलं। वडेट्टीवार साहेब हे राज्याचे विरोधी पक्षनेते राहिले आहेत, जबाबदार मंत्री राहिलेले आहेत। एखाद्या प्रकरणाचं राजकारण या स्तरावर करू नये।
बीडच्या प्रकरणामध्ये माननीय देवेंद्र फडणवीसजींनी ज्या पद्धतींचा तपास सुरू केला आहे किंवा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करतायत, कोणी आरोपी उद्या तपासात वाचू नये, त्यांना अंतिम शिक्षा झाली पाहिजे याकरता पूर्ण एफर्ट घेतलेले आहे। या प्रकरणाचं जेवढं राजकारण कराल तेवढं तपासामध्ये त्या त्रुटी तयार होतील। माझी विरोधी पक्षाच्या सर्व नेत्यांना विनंती आहे किंवा या प्रकरणात आंदोलन करताना माझी विनंती आहे की अशा प्रकारच्या गुन्ह्यामध्ये जो इतकं सपोर्ट आपण पोलिसांना करू तेवढं प्रकरण मजबूत होईल आणि आरोपीला अंतिम शिक्षा होण्याकरता मदत ठरेल। जेवढा राजकारणाचे अड्डे तिथे उघडतील तेवढं मात्र त्या ठिकाणी अशा प्रकरणामध्ये तपास डायव्हर्ट होत असतो आणि त्यामुळं माझी विनंती आहे की ज्यांनी असं कृत्य केला त्या सर्वांना अंतिम शिक्षा करण्याकरता पोलिसांना मदत केली पाहिजे। सरकारमधील आमदार सुद्धा याची मागणी करतात की वाल्मिकगडचे निकटवर्तीय मंत्री आहेत जे मंत्रिमंडळात आहेत त्यांच्यामुळे कुठेतरी तपासावरती दबाव येऊ शकतो, म्हणून मुंडेंचा राजीनामा घेण्यात जोपर्यंत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी आहे, देवेंद्रजी गृहमंत्री आहे, देवेंद्रजीवर कुणी दबाव टाकू शकत नाही, आमच्या पोलिसावर कुणी दबाव टाकू शकत नाही। देवेंद्रजींनी सभागृहात इतकं स्ट्रॉंगली सांगितलं की या प्रकरणात कुणी राहू दे, त्यांना आम्ही सोडणार नाही। त्यामुळं कोण कुठं आहे, कुठल्या पदावर आहे यापेक्षा या तपासाचं जे अंतिम होईल ते आपल्याला दिसेल की सरकारने योग्य पद्धतीने तपास केला आहे। त्यामुळं या प्रकरणाचं राजकारण होऊ नये याची काळजी सर्वांनी घेतली पाहिजे। छगन भुजबळांना घेऊन म्हणतात की ओबीसींचा वापर फक्त सरकारने केला आणि आता त्यांना वाऱ्यावर सोडलेला आहे। छगन भुजबळांना त्यामुळेच मंत्रिपदामध्ये समाविष्ट करण्यात आलं नाही। कोण म्हणतं असं? विजय वडेट्टीवार साहेबांना हे कळायला पाहिजे की महाविकास आघाडीचे सरकार आणि त्याच्यापूर्वीचे सरकार यांनी कधीही ओबीसीला न्याय दिला नाही। देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये आम्ही 17 ओबीसी मंत्री आहेत, 18 मराठा आहेत, 17 ओबीसी मंत्री आहेत। खरं तर इतका मोठी संख्या आहे। जरा वडेट्टीवारजी आतापर्यंतच्या मंत्रिमंडळात दाखवा कधी विजयंतीला न्याय मिळाला का, कधी धनगर समाजाला न्याय मिळाला का? आज आमचे राम शिंदे सभापती आहेत विधान परिषदेचे, आमचे दत्तमामा भरणे मंत्री आहेत। खरं तर तुम्ही तुमचे सरकार उघडून बघितले पाहिजे। खरा न्याय ओबीसींना भारतीय जनता पार्टी आणि आमच्या सरकारने दिला आहे। त्यामुळं जरा पार्श्वभूमी तपासूनच बोललं पाहिजे वडेट्टीवारांनी। छगन भुजबळ भाजपामध्ये प्रवेश करतील अशी चर्चा सुरू आहे। उद्या ते शरद पवारांबरोबर सुद्धा एका व्यासपीठावरती दिसणार आहेत। नाही, महाराष्ट्रात काही एवढं वैमनस्य नाही आहे की शरद पवार साहेबाच्या व्यासपीठावर भुजबळ साहेब का जाऊ नये। हा तर आमचा देवेंद्रजी कितीदा शरद पवार साहेबांच्या स्टेजवर आम्ही जात असतो, त्यामुळे त्याचा काही संबंध नाही। राहिला भाजपमध्ये येण्याचा, महायुतीमध्ये असा कुठलाही निर्णय होणार नाही जो आमच्या तीनही पक्षाला त्या ठिकाणी आमची जी बांधिलकी आहे त्या बांधिलकी तुटेल असा कुठलाही निर्णय भारतीय जनता पार्टी घेणार नाही किंवा महायुती घेणार नाही। पालकमंत्री पदाकरता मी माननीय एकनाथ शिंदेजी, अजितदादा यांच्यासोबत चर्चा करतो आहे। माननीय देवेंद्रजींनी मला जबाबदारी दिली आहे। निश्चितपणे मी दोघांशी चर्चा करून लवकरात लवकर आम्ही तिघही पक्षाचे निर्णय होतील आणि माननीय देवेंद्रजी अंतिम निर्णय घेतील। एक सवाल दुसरीकडे एक सवाल शरद पवारच्या बैठकीमध्ये एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे की जो पगार आहे, वेतन आहे, ते वेतन कसं बघता या निर्णयाकडे? नाही, महाराष्ट्र सरकारने तपासूनच घेतला आहे डिपार्टमेंट, त्यामुळे जो निर्णय झाला तो योग्यच आहे। त्यामध्ये डबल इंजिन सरकार आहे। जो काही कमी जास्त असेल आम्ही केंद्र सरकारला विनंती करू, केंद्र सरकारकडून पैसा मिळवू। मोदीजी आमच्या पाठीशी आहेत, केंद्र सरकार पाठीशी आहे आणि विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प करताना मोदींच्या विकसित भारताला सुद्धा आमचा
महाराष्ट्र समोर राहील. सोयाबीन हप्ता कधी भेटणार, आश्वासन जे सरकारने दिलेलं ते कधी पूर्ण करणार, कारण की सर्व महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं आहे त्या ठिकाणी. त्यांना हे माहिती आहे वडट्टीवारांना की देवेंद्र फडणवीस सरकार हे पक्क सरकार आहे, वचन देणारं सरकार आहे, वचन पूर्ण करणारं सरकार आहे. त्यामुळे विरोधात त्यांना बोलावं लागतं मग ते बोलतात. आमचं सरकार बरोबर वेळेवरच सर्व हप्ता वगैरे जो काही असेल लाडक्या बहिणींचा, सर्वच लाडक्या भावांचा, लाडक्या बहिणींचा, शेतकरी वीज कनेक्शनचा, शेतकऱ्याच्याकडनं वीज बिल घेणार नाही, संजय गांधी योजनेचे आम्ही 2100 रुपये केले आहेत. हे सर्व जे जे काही आम्ही निवडणुकीत मांडलं, जे जे काही बोललो, जनतेने आम्हाला मतं दिले, जनतेचे वचनपूर्ती आम्ही करणार आहोत आणि वेळेस सर्व सरकार काम करेल. गेल्या आठवड्यामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदेकडे जी खाती होती त्यातल्या अनेक प्रकल्पांना स्थगिती दिली, अनेकांची इन्क्वायरी सुरू केली. हे नेमकं काय? असं नाही हो. एकनाथ शिंदेजीचं सरकार असो की देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं सरकार असो, एखादी खाली जर बदमाशी झाली असेल, कधी कधी मंत्र्यांनाही सरकारला माहीत नव्हता, काही लोक आपल्याच लेवलला सरकारला बदनाम करण्याकरता काय काय निर्णय घेऊन टाकतात, नंतर आम्हाला माहिती होतं. त्यामुळे असे काही प्रकरणं असतील जे सरकारसमोर आलेच नाही, सरकारच्या लक्षातच त्यावेळेला आणलं गेलं नाही आणि धामधुमीमध्ये काही करून टाकलं असेल, त्यावर देवेंद्रजींनी निर्णय घेतले असतील. ते मला या ठिकाणी पूर्ण माहिती घ्यावी लागेल. कल दिल्ली में मोदी सरकार ने किसानों के लिए पहली कैबिनेट समर्पित की और कई सारे निर्णय लिए. आज आपके कैबिनेट में आपने 2 फैसले किए. एक तो किसानों की जमीन आपने छुड़वाई है और उनके नाम की है, उसके बारे में बताइए. और सरकारी कर्मचारियों के अब जो वेतन है वो मुंबई बैंक में होंगे, वो बताइए. मोदी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, महाराष्ट्र की जनता की ओर से, किसानों की ओर से. किसानों के लिए उन्होंने पिटारा खोल दिया. डीएपी की जो अभी किसानों को डीएपी लगती है, खाद लगता है, उसमें 50% कटौती कर दी. ऐसे कई निर्णय केंद्र सरकार ने लिए हैं. मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ. हमारी सरकार ने भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आज की मंत्रिमंडल बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र के 963 किसानों की 4849 एकड़ जमीन जो सरकार के नाम हुई थी वो आज रिलीज कर दी है. 25% जो रेडी रेकनर के जो रेट है उसको हम लेंगे किसानों से, लेकिन सरकार के पास जमा होगी जमीन पूरी, वो हम आज वापस करने जा रहे हैं. और ये जमीन वापस होगी जिसमें छोटा कारण था, किसानों ने टैक्स नहीं भरा था, किसानों के पास जो चराई होती वो नहीं भरी थी, ऐसा कुछ शेष सारा था वो नहीं भरा था, तगाई नहीं भरी थी, तो सरकार ने जमीन उनकी अपने नाम पे कर ली. आज सरकार ने निर्णय लिया है सारी जमीन वापस हो जाएगी किसानों को, और ये बहुत बड़ा निर्णय है. और साथ साथ में हमारे जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं, एडीओज होते हैं, वो 600 अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची है, सीनियरिटी लिस्ट है, उसको मैंने आज अंतिम मान्यता दी है. माननीय देवेंद्र जी ने आज मान्यता दी है. जो एडिशनल कलेक्टर होते हैं सिलेक्शन ग्रेड के, उनके भी 200 अधिकारियों का निर्णय बाकी था, उसका भी हमने आज ज्येष्ठता आदि को उनकी सीनियरिटी लिस्ट को मान्यता दी है. जल्दी ही 15 दिन में हम समय देंगे और सिलेक्शन ग्रेड के एडिशनल कलेक्टर इनको भी न्याय मिलेगा, वो भी मान्यता हमने दी है. निश्चित रूप से हमारी सरकार ये पूरी ताकत से काम कर रही है. और रही गई बात मुंबई बैंक की, तो अब तक का जो सरकारी पगार था मुंबई बैंक ने अच्छे से किया हुआ है. मुझे लगता है उसको ही कंटिन्यू करने का निर्णय सरकार ने लिया है. जिस तरीके से महाराष्ट्र में कई फैसलों विपक्ष ये बोल रहा है कि हमेशा जो जहां पर बीजेपी का हित होता है वहीं पर बीजेपी इस तरह के निर्णय लेती है, क्योंकि मुंबई बैंक की चेयरमैन जो है वो प्रवीण दरेकर जी है. विपक्ष कह रहा है कि देखो ये बैंक पे फायदा पहुंचाने के लिए कोई पगार में कुछ फायदा मिलता है, पगार से कुछ पैसे मिलते हैं, वो तो ऑनलाइन कोई भी निर्णय होता है. जो बैंक चाहे प्राइवेट हो, चाहे सहकारी हो, चाहे नेशनलाइज बैंक हो, सवाल अतः परफॉर्मेंस का आता है. इसमें क्या होता है, कोई भी जो पेमेंट मिलता है वो तो यहाँ से आता है उधर नीचे जाता है, उसमें क्या कोई गड़बड़ वाला विषय है. विपक्ष हमेशा सरकार के पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं करके ऐसी बातें करते हैं. उनको छोड़ दीजिए, आप अच्छे निर्णय पे जाइए. हम अच्छे निर्णय कर रहे हैं और आज के दिन जो निर्णय हुए हैं वो
किसानों के लिए, महाराष्ट्र के लिए अच्छे निर्णय हुए। एकनाथ शिंदे सरकार में कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या कई ऐसे टेंडर्स लिए गए जिनको रिव्यू करने के लिए सरकार ने कहा है या फिर उसको तब तक स्थगिति देने या रद्द करने के लिए कहा। अब विपक्ष कह रहा है कि एकनाथ शिंदे के सारे निर्णयों को देवेंद्र फडणवीस चुनौती दे रहे हैं। भाई साहब, ऐसे कई निर्णय होते हैं जो सरकार को मालूम भी नहीं होते। ऐसे कई निर्णय होते हैं, यानी नीचे निर्णय हो गया, तब मंत्री को ध्यान में नहीं लाया गया होगा, जो भी होगा, मुझे इस बात की पूरी जानकारी नहीं है। पूरी जानकारी लेकर ही कहूँगा। लेकिन जब देवेंद्र जी कुछ बात का निर्णय करते हैं तो वो सारा चेक करके करते हैं। आप एकनाथ शिंदे की सरकार ने ये किया था, इस वजह से देवेंद्र जी ने किया, ऐसा नहीं है। और देवेंद्र जी ने जो निर्णय किए होंगे वो एकनाथ जी को पूछ के किए होंगे, क्योंकि जब सरकार बदलती है तो कुछ निर्णय कुछ लेवल पर ऐसे होते हैं कि जहाँ पर गड़बड़ी हो चुकी होती है, उस निर्णय को रिव्यू करना सरकार का काम है और इसमें पारदर्शिकता आती है। अगर रिव्यू करने में कुछ बुरा है तो वो नहीं होगा। रिव्यू करने में अगर बरोबर, यानी वो अगर नियम से था तो वो वापस हो जाएगा। रिव्यू करने में क्या प्रॉब्लम है? रिव्यू तो करना चाहिए। एक सवाल है शरद पवार और अजीत पवार के साथ आने का। उनकी मां अजीत पवार की गई पंढरपुर, आराध्य देव के दर्शन किया, एक मन्नत मांगी कि दोनों पवार फैमिली साथ आ जाए। प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा कि पवार हमारे भगवान हैं और वो हमारे साथ आते हैं शरद पवार जी, तो हमें बहुत खुशी होगी। कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि दोनों के पार्टी के नेता विधायक भी कह रहे हैं, तो आपके लिए तो एक ताकत और बढ़ जाएगी शरद पवार के आने से, महायुति और मजबूत हो जाएगी, गठबंधन इंडिया। महायुति ऑलरेडी मजबूत है, लेकिन अगर पवार परिवार में उनके पारिवारिक जो रिश्ते हैं वो अगर मजबूत होते हैं तो हमें क्या इतराज है, और आपको भी क्या इतराज होना चाहिए, या महाराष्ट्र को भी क्या इतराज होना चाहिए। एक परिवार अगर जुड़ता है, ये हिंदू संस्कृति है और अपने संस्कृति में जोड़ना महत्वपूर्ण है। परिवार बिखरना ये कहा कि राजनीति है। अगर राजनीति पटल पे हम जाए तो राजनीति की जगह रखे, लेकिन परिवार को अगर कुछ मन में कुछ भावनाएं है कि भाई कोई कारण से परिवार में थोड़े देर के लिए मनमुटाव होता है, तो निश्चित रूप से अगर कोई घटना में जुड़ जाता है परिवार, तो ये महाराष्ट्र के लिए अच्छा है। तो एनडीए भी मजबूत होगा ना, क्योंकि देखिए आज परिवार की बात है, और परिवार की बातों में बाहर के लोगों ने ज़्यादा ख्याल नहीं देना चाहिए। मैं उनके परिवार की व्यवस्था में वो एक परिवार एक हो, ये होना चाहिए। परिवार बिखरना नहीं चाहिए। कुछ मनमुटाव है तो वो दूर होने चाहिए। राजनीति की बात बाद में करेंगे, कौन फायदा होता है कौन नुकसान होता है। अगर माताजी ने कहा है विठ्ठल रुक्मिणी जी के मंदिर में, तो मुझे लगता है उनकी भावना ये है कि राजनीति की जगह हो, परिवार ना बिखरे, परिवार एक आए। महाविकास आघाड़ी जिस तरीके से चुनाव के बाद से एक के बाद एक गिरती जा रही है या उनमें मनमुटाव आ रहा है, जैसे क्या बोलते हैं उद्धव ठाकरे के बीच में अभी आ रहा है कि उनको अलग होकर लड़ना चाहिए, अब अजीत पवार और शरद पवार के होने के बाद सामने आ रही। आपको लगता है कि ये सारी चीजें चुनाव के बाद जो एक हुआ बनाया गया था वो टूट रहा है? मैंने चुनाव के पहले आपको कहा था, शायद आप निकाल के देख लीजिए, मैंने कहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी की स्थिति ऐसी बनने वाली है, एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई कहाँ गिरा, ये स्थिति महाविकास आघाड़ी की हो चुकी है। ये मैंने बात कही थी चुनाव के पहले, यही हो रहा है। अब महाविकास आघाड़ी में बहुत असंतोष है, उनके दिल टूटे हुए हैं, मानसिकता पूरी नीचे आ चुकी है, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है, सारे संवाद बंद है, सारे संवाद है, सभी में विसंवाद हो गया है। अब उन्होंने एक मौका देखा कि ईवीएम पर दोष देकर वो सुधर जाए, संवर जाए। अब ईवीएम का दोष देने निकले तो उनकी एक पार्टी कहती है कि ईवीएम पर दोष ना दें। उनके यूपीए के जो उनकी आघाड़ी है, उनके लीडर्स बोलते हैं ईवीएम पर नाम लेकर आप, ममता दीदी कहती है, सारे मुख्यमंत्री उनके पार्टी ये कहते हैं कि ईवीएम का क्या दोष है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो चल रहा है उनका अब नहीं जम पा रहा है। उन्होंने करके देखा है, लोकसभा चुनाव में हमें ख्याल में नहीं आया, लेकिन विधानसभा के बाद अब उनकी हालत बहुत ख़राब है और आगे भी ऐसा ही होगा। आगे भी महाविकास आघाड़ी ये उभर नहीं पाएगी, क्योंकि उनमें कोई एक रास्ता नहीं है, कोई एक विजन नहीं है। और उनकी जो महाविकास आघाड़ी बनी थी, ये केवल भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस जी का विरोध करने के लिए बनी थी।
अब उनका किसी ने सुना नहीं, जनता ने सुना नहीं। अब उनका एजेंडा खत्म हो गया है, उनका एजेंडा नाकाम हो गया है और आगे भी ऐसे ही नाकाम एजेंडे पे महाविकास आघाड़ी काम करने वाली है। उनका एजेंडा महाराष्ट्र के विकास का नहीं है, उनका एजेंडा महाराष्ट्र तोड़ने का है। इस वजह से वो टिक नहीं पाएगी। लेकिन संजय राउत जो आशावादी वो कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी, केंद्र की सरकार भी गिरेगी, क्योंकि नीतीश कुमार नाराज है। उधर लालू कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हमारा ऑफर है, वो हम हमारे साथ आ सकते हैं। वो इस तरह से अभी भी बयान दे रहे कि सरकार गिरेगी, केंद्र की सरकार। और ऑफर जो दिया है नीतीश कुमार को लालू ने, उसको लेकर क्या कहेंगे? डोरे डाल रहे सपने में बयान दिया होगा, सपने में हो गए वो, सपने में आप माइक लेके गए होंगे। दूसरी एक बात है कि मोदी जी कल जो है दिल्ली में वीर सावरकर जी के नाम से वहाँ पर कॉलेज की नींव रख रहे हैं। वीर सावरकर महाराष्ट्र नहीं, देश की अस्मिता है। उसको आप कैसे देखिए? क्योंकि उद्धव जी और उनकी पार्टी हमेशा सवाल उठाती रही थी मोदी जी को लेकर, उनको उनके लिए कुछ नहीं किया इसको लेकर, भारत रत्न को लेकर। अभिमान और स्वाभिमान की बात है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी के नाम पर मोदी जी ने जिस प्रकार से आपने कहा संस्थाओं का नाम देना, केंद्र सरकार की योजनाओं का नाम देना, इस प्रकार से मोदी जी ने पहल की है, ये महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं महाराष्ट्र जनता की ओर से मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। स्वतंत्रवीर सावरकर जी के बारे में हमारी भूमिका स्पष्ट है और स्वतंत्रवीर सावरकर जी का अपमान राहुल गांधी ने बार बार किया है। और जहाँ तक उद्धव जी की बात है, उद्धव जी उनके महाविकास आघाड़ी में जब थे और रोज स्वतंत्रवीर सावरकर जी का अपमान देख रहे थे, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे थे। मोदी जी ने हमारे देश का स्वाभिमान रखा है, अभिमान रखा है और स्वतंत्रवीर सावरकर जी का नाम देकर उन्होंने इस देश का अभिमान गौरव बढ़ाया है। सर, हे दोन प्रश्न उत्तर नरेंद्र मोदींनी अभिनंदन केलेलं आहे देवेंद्र फडणवीस यांचं नक्षलवाद्यासंदर्भातची भूमिका त्यांनी घेतली, ज्या प्रकारे निर्णय घेतलेले आहे आणि नक्षल मुवमेंट ज्या प्रकारे संपवण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकारने केला आहे, त्यानंतर काय आपली पहिली? माननीय देवेंद्र फडणवीस जी यांनी काल गडचिरोलीमध्ये ज्या पद्धतीने माओवादी मूवमेंट या देशातनं महाराष्ट्रातनं हद्दपार व्हावी याकरता जे एफर्ट्स घेतले आहे, खरं तर गडचिरोली जिल्ह्यातील त्यांची जी मूवमेंट आहे ही विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पना पुढे मूवमेंट आहे। ज्या पद्धतीने गडचिरोलीमध्ये देवेंद्रजींनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून गडचिरोलीच्या जनतेला, महाराष्ट्राच्या जनतेला आश्वस्त केलं आणि राज्याचे मुख्यमंत्री मुक्कामी जाऊन, निवासी जाऊन त्या ठिकाणी विकासाकरता, तिथल्या जनतेचं मनोबल वाढवण्याकरता, तिथलं डेव्हलपमेंट करण्याकरता, इंडस्ट्री स्थापन करण्याकरता आणि नक्षलवाद्यांचा बिमोड करण्याकरता ज्या पद्धतीने देवेंद्रजी निर्णय घेतलेले आहे, महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेच्या वतीने मी त्यांचे आभार मानतो। माननीय आमच्या केंद्र सरकारने, मोदीजींनी त्यांचे अभिनंदन केलं आहे। मी सुद्धा महाराष्ट्राच्या जनतेकडनं देवेंद्रजींचं अभिनंदन करतो। सावरकरांबद्दल जी पंतप्रधानांनी घेतलेली भूमिका आहे त्या संदर्भात काय सांगाल? ठाकरे गट मात्र विरोध करतोय, टीका करतोय की भारत रत्न कधी देणार अशी मागणी करतो। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना ज्या पद्धतीने आमचं केंद्र सरकार, मोदीजी यांनी विविध संस्थांना नावं देऊन, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं नाव देऊन या देशाचा गौरव, सन्मान वाढवलेला आहे। स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं नाव हे या देशात राहिलं पाहिजे। त्यांचा इतिहास हा आमच्या सर्वांकरता ऊर्जा देणारा इतिहास आहे आणि म्हणून मोदीजींनी ज्या पद्धतीने त्यांच्या जीवनामध्ये, मोदींच्या जीवनात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचं जे त्या ठिकाणी मोठा स्थान आहे, केंद्र सरकारने याचं एक उदाहरण म्हणून या पद्धतीचे निर्णय घेतलेले आहे। मला वाटतं जेव्हा राहुल गांधींनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान केला आणि उद्धवजी पाहत राहिले महाविकास आघाडीमध्ये असताना, म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान राहुल गांधी करायचे, उद्धवजी त्या ठिकाणी पाहत राहायचे आणि ज्या पद्धतीने अपमान व्हायचा, उद्धवजींनी त्यावेळी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा इतिहास विसरून गेले होते। खरं तर पुढच्या काळात सुद्धा मला वाटतं की उद्धवजींनी याचा विचार करावा आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान या महाराष्ट्रात होणार नाही, त्यांचे लोक करणार नाही याची काळजी घ्यावी। माननीय मोदींचं मी अभिनंदन करतो की स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या नावाबद्दल त्यांनी या देशाच्या अनेक संस्थांमध्ये नाव देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। मी महाराष्ट्राच्या जनतेच्या वतीने मोदी यांचे आभार मानतो। प्रश्न, अजित पवारांच्या आईने साकडं घातलंय की दोन्ही पवारांनी एकत्र यावं,
पाहता तुम्ही भाजपची भूमिका कशी? एका परिवारातल्या ज्येष्ठ आईची इच्छा हीच असणार आहे की राजकारणाकरता पारिवारिक संबंध नाते हे तुटू नये आणि पवार परिवाराचे नाते हे या देशाने बघितले, महाराष्ट्राने बघितले, मजबूत नाते आहेत. काही राजकारणाच्या कारणाने थोडं मोठं मनमुटाव झाले असतील, राजकारणामध्ये एखाद्या वेळी भूमिका वेगळ्या असतील, पण मनभेद होऊ नये. मतभेद झाले चालेल, तर मनभेद दूर झाले पाहिजे आणि पूर्ण परिवार एकत्र आला पाहिजे. याकरता जी माननीय अजितदादांच्या आई यांनी जी भूमिका घेतलेली आहे, साकडं घातलेलं आहे. आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याकरता सुद्धा ही अभिमानाची बाब आहे की परिवार एकत्र आणण्याकरता महाराष्ट्राची संस्कृती, संस्कार आहे, हे संस्कार महाराष्ट्राचे आहेत. त्यामुळं परिवार एकत्र येणे याकरता माझ्याही शुभेच्छा असेल. राजकारणाचं मात्र वेगळं व्यासपीठ आहे, त्यावर वेगळं बोलू. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी. काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.